अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी। आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के आर्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। एंड ये कोई टॉपिक आम टॉपिक नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एंड इसको पढ़ेंगे आज हम, और इसको जो है वो सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसको हमारी बॉडी का भी पावर हाउस कहा जाता है। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पावर हाउस है बॉडी का। अब जरा सोचें कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी के अंदर उसके फंक्शन को बंद कर दिया जाए तो क्या हमारी बॉडी की जो फंक्शंस हैं वो चलते रहेंगे, क्या हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी, या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एनर्जी मिलती रहेगी? तो द आंसर इज दैट नो नो। क्योंकि स्टूडेंट, जैसे हर सिटी का एक पावर हाउस होता है जहाँ से पूरे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड की जाती है एंड उससे फैन चलते हैं, ठीक है, उससे लाइटिंग होती है एंड उससे जितने भी फैक्ट्रीज हैं एंड इसके अलावा ऑफिसेज हैं एंड वो उन सब में जो है वो एक्टिविटीज चलती हैं या काम वगैरह होते हैं। सेम इसी तरह अगर माइटोकॉन्ड्रिया को बंद कर दिया जाए ना तो सेल के तमाम फंक्शंस जो हैं वो रुक जाएं। चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं एंड मैं साथ साथ आप लोगों को विजुअल इमेजेस भी दिखाऊंगी जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस द एनर्जी। वही सेम बात जो अभी अभी मैंने आपको बताई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, ये उसका सेकंड नेम है, ठीक है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल का जो है वो बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि एक सिटी है, सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा पावर हाउस होता है जो कि पूरी सिटी को जो है वो बिजली प्रोवाइड करता है। इससे फैक्ट्रीज चलती हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ऑफिस, सब कुछ इसी से चलते हैं, ठीक है। फैंस हैं, लाइट्स हैं, हर चीज़ जो है वो इसी पावर पर चलता है। अब बताएं कि अगर वो पावर हाउस बंद हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो सेल है ना, उसका जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इससे जो है वो पूरे सेल को एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इससे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल की वो इससे रन करती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आप लोग यही आंसर लिखेंगे क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड इसी एनर्जी से सेल के तमाम फंक्शन जो हैं वो रन होते हैं। फिर है, दे परफॉर्म द रिएक्शंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ एंड रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि खुराक की ब्रेक डाउन करना, ठीक है, उसके साथ उसके अंदर से जो है वो एनर्जी निकालना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये अमल जो है वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए होता है ताकि जो खाना है उसके अंदर विच यूज टू ब्रेक डाउन टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन ये अमल है जिसके अंदर खुराक की ब्रेक डाउन की जाती है, ठीक है, और उसके अंदर से एनर्जी को निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, ठीक है। इसके अंदर ये कहा जा रहा है। अब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए खाना है या जो हम खा रहे होते हैं खाने की शेप में उसकी तोड़-फोड़ करता है। ग्लूकोज को तोड़ने से, जब खुराक को तोड़ने से एनर्जी निकलती है तो उस एनर्जी को जो है एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। ये एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? इसकी फॉर्म को एटीपी बोलते हैं। ये एटीपी जो होती है वो एनर्जी की शक्ल में रिलीज होती है, और एटीपी जो है ये वो वाली करेंसी है, ये वो वाली एनर्जी है जिससे सेल काम करता है, ठीक है। दैट इज वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन योर बॉडी के जिसकी वजह से खुराक जब ब्रेक डाउन होती है तो उसके अंदर से एटीपी निकलता है। तो ये जो है इसका मेन फंक्शन है। आप लोगों ने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की हेडिंग दे लें या पावर हाउस ऑफ द सेल हेडिंग दे लें, एंड यहाँ पर आप लोग इसकी हेडिंग देंगे फंक्शन की, माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जब ये खुराक की ब्रेक डाउन करता है ना, इसके अंदर जब ब्रेक डाउन होती है खुराक की, तो ये एटीपी की शेप में, जैसे ये इसको करेंसी बोल रहे होते हैं, एटीपी ये वो वाली करेंसी होती है जिसको जो सेल है वो एटीपी की शेप में स्टोर कर लेता है, ठीक है। जब ये देखिए ये सेल है और ये बड़ा सारा सेल है, और जब एटीपी वर्क करता है ना तो उसके अंदर से एटीपी की जब एनर्जी निकलती है तो ये इस फॉर्म में जो है वो निकलती है एंड इसको स्टोर कर लिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ओनली इन द यूकेरियोट्स। अब कहा जा रहा है कि मैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जा रहा है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है प्रेजेंट ओनली इन द यूकेरियोट्स, ठीक है। कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके इर्द गिर्द कहा जा रहा है कि दो झिल्लियां होती हैं या दो मेम्ब्रेन होती हैं। मेम्ब्रेन को जो है वो बाकी सेल्स से या बाकी ऑर्गेनेलिज से अलग रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं एंड अगर उनके गिर्द ये मेम्ब्रेन ना हो तो वो आपस में मिक्सअप हो जाएं, ठीक है। और इसीलिए इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए नेचर ने माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड डबल मेम्ब्रेन रख दी ताकि ये दूसरों के साथ जो है वो मिक्सअप ना हो सके। सो ये जो है डबल मेम्ब्रेन है। और
ये उसको जो है वो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और यूकेरियोट्स, यहाँ पर फिर ये एक चीज़ बताई जा रही है कि ये चीज़ जो है माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ उनके अंदर मौजूद होता है जो कि यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है। अब यूकेरियोट्स कौन से होते हैं? यूकेरियोट्स वो वाले जानवर होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, ठीक है, जानवर, पौधे वगैरह। तो ये क्या है, ये यूकेरियोट्स हैं और इनके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। दैट इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि यूकेरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा एंड जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन जो है डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन से बना होता है और ये किसमें पाया जाता है? ओनली इन द यूकेरियोट्स। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मैनी फोल्ड्स। कहा जा रहा है कि जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मूथ होती है दोनों मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमें फ़र्क बताया जा रहा है कि जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो बाहर वाली झिल्ली होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, ठीक है। स्मूथ होने से अब क्या मुराद है कि जैसे ग्लास होता है, ठीक है, जैसे शीशा बिल्कुल ये बिल्कुल सादा सी होती है। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये आउटर मेम्ब्रेन उन्होंने दिखाई है, ये वाली इन्होंने हाईलाइट करके दिखाई है आउटर मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल स्मूथ है। स्मूथ का मतलब होता है बिल्कुल लाइट सी या नजर आने वाली। लोग देख सकते हैं कि ये इंटरनल है, ठीक है, ये इंटरनल है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंटरनल है ना, जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, वो बहुत ज्यादा अंदर फोल्ड्स बनाती है, ठीक है। यस यू आर राइट कि वो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ फोल्ड्स बनाती है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये अंदर अंदर की तरफ जा रही है और ये जो है वो फोल्ड्स बना रही है इस तरह से। ये तो होगी हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, लेकिन जो जो इनर मेम्ब्रेन है ना, दूसरी जो बाउंड्री है, वो अंदर की तरफ जो है ये फोल्ड्स बना रही है इस तरह से। इस तरह से ये जो है फोल्ड्स बनाती है। तो फोल्ड्स का मतलब क्या है कि मतलब ये है कि तय, जैसे कि कागज को बार बार जैसे कागज को बार बार मोड़े तो वो स्केड़ा जाता है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर के अंदर वाली जो झिल्ली होती है बहुत ज्यादा तहों के अंदर, बहुत ज्यादा फोल्ड्स के अंदर जो है वो बदल जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग दोनों लेयर्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको क्लियरली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये एंड ये बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। फिर है यहाँ पर हमारे पास ये वाला हमारे पास क्लियर हो गया कि इसकी जो आउटर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, जो इनर होती है बहुत ज़्यादा फोल्ड्स बनाती है। फिर कहा जा रहा है दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड द क्रिस्टी। अब इन्हीं फोल्ड्स को क्या कहा जाता है? दैट इज द क्रिस्टी। अब यहाँ पर आप लोगों को क्रिस्टी की डेफिनेशन आ सकती है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए कि यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, एंड जो आउटर होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बट जो इनर है ना वो बहुत ज़्यादा फोल्ड्स बनाती है, और इन्हीं फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करेंगे, ये अंदर से आप लोग कट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि दी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रेस्पिरेशन। आउटर जो इनर फोल्ड्स होते हैं ना उनको क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो इनर, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि ये जो इनर फोल्ड्स होते हैं ना, जो अंदर की तरफ फोल्ड हुए होते हैं, उनकी तह को जो है वो क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है, क्रिस्टी कहा जाता है। यू नो वर्ड कि ये नाम जो है ये लतीनी जुबान से आया है, जिसका मतलब ये है कि चोटी, ठीक है, किसी चीज़ की। जैसे यहाँ पर आपको पीक नज़र आ रही है, जैसे कंघी के इस तरह आप कॉम को देखें ना, तो उसको इस तरह से जो है वो फोल्डिंग हुए होते हैं, या जो उसके डिफरेंस जो है इस तरह से तहें इस तरह से बनी होती हैं कंघी जैसी शक्ल की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो क्रिस्टी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा अहम होती है। जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा फोल्ड है इंटरनल की तरफ है, ये बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनल फोल्ड हैं। अगर काउंट करने पे आए तो ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ये जो इनर फोल्ड्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के फंक्शन के लिए। जब माइटोकॉन्ड्रिया की आप लोग पिक्चर देखते हैं ना, जैसे ये है पिक्चर आप लोग देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, दिस इज ये बहुत ज़्यादा आपको फोल्ड्स, तो ये फोल्ड जो है ये इनर मेम्ब्रेन ही बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हैं, एंड क्रिस्टी जो होती है ये बेमकसद नहीं होती, बल्कि इनका बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ये क्या करती है, रेस्पिरेशन में अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। सरफेस एरिया बढ़ा देती है रेस्पिरेशन के लिए। तो रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या मकसद है कि ये देख सकते हैं आप, इनको क्रिस्टी कहा जाता है। लेकिन अगर एक एक फोल्ड को देखें ना तो उसको क्रिस्टा बोला जाता है। सब फोल्ड को जो है हम लोग कंबाइन अगर करें तो उनको क्रिस्टी बोला जाता है, लेकिन अगर इंडिविजुअली एक फोल्ड को देखें तो उसको जो है वो क्रिस्टा बोला जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये सेल के अंदर जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ाती है। आप अगर इमेजिन कीजिए कि अगर यही हमारे पास जो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये अगर सीधी सीधी इस तरह से होती, अगर जैसे आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्ट्रेट है इस तरह से, अगर ये भी स्ट्रेट इस तरह से होती, तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि ये जो है इसकी जो लेंथ है ये कम पड़ती। इसके बावजूद ये जो इनर जब हम फोल्डिंग कर लेते हैं ना, तो वो जगह ज़्यादा घेरती है,
ठीक है, वो जगह ज़्यादा घेर लेती है। तो यही है क्रिस्टी का सबसे बड़ा काम कि ये सरफेस एरिया को जो है वो बढ़ा देती है। एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें सरफेस एरिया क्यों ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेशन होती है एंड रेस्पिरेशन के लिए हमें ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है सेल को। तो इसके लिए जो है वो एनर्जी बनाने का अमल इसके अंदर हो रहा होता है। जितनी बड़ी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बनकर हमारे लिए रेडी होगी, हमारे सेल के लिए, हमारी बॉडी के लिए। दैट इज़ वाई क्रिस्टी इज़ अ जेनस डिज़ाइन। नेचर ने इतना प्यारा डिज़ाइन बनाया है ना कि अगर इंसान उसको केयरफुली डीपली जाकर सोचे तो वाकई नेचर के ऊपर क्रश आता है कि वाओ नेचर इज सो ग्रेट। के है जी। उसके बाद द इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आप लोगों को मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। यहाँ पर हमें जो है वो पूछा जा सकता है कि डिफाइन बिटवीन क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स। ठीक है, क्रिस्टी एंड जो है मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को डिफरेंस पूछा जा सकता है। यहाँ आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जो है इसकी जो है वो मेम्ब्रेन के बारे में बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये इस तरह से। एंड यहाँ पर सर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये आप लोगों ने लाजमी यहाँ से कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं कि जो इनर फ्लूइड होता है ना उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब अंदर की अगर बात करें, अब हमारे पास जो ये मेम्ब्रेन था, ये वाली जो बाहर वाली मेम्ब्रेन थी, अंदरूनी जो मेम्ब्रेन थी, उसका डिस्कस हो गया। अब अगर बात की जाए अंदर वाले इस एरिया की, तो कहता है कि इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है ना उसको मैट्रिक्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स। अब क्रिस्टी के दरमियान जो जगह है ना, बिल्कुल खाली जगह है, क्रिस्टी की ये वाली दरमियान में जो खाली जगह होती है ना, उसके अंदर जो है वो नॉट एट ऑल ये खाली नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक फ्लूइड लाइक मटेरियल मौजूद होता है। ये आप लोग देख सकते हैं पिंकिश लाइट कलर में। ये हाईलाइट इसलिए करके दिखाया गया ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर कोई फ्लूइड जो है वो मौजूद है, लेकिन ये पतला सा मौजूद होता है, जैसे जेली लाइक चीज हुई होती है। दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। ठीक है, यू नो व्हाट, कि इसी मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल अमल, जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, एंड इसी के अंदर खुराक की ब्रेक डाउन की जाती है, इन एनर्जी को जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, यही वो जगह है जहाँ पर एनर्जी बनाने का जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। जब आप खाना खाते हो ना, तो इसका जो टूटा हुआ जितना भी मटेरियल होता है, मादा होता है, वो इसी मैट्रिक्स में आता है, और वहाँ पर एटीपी बने का जो प्रोसेस है वो अमल होता है। दैट इज द मैट्रिक्स, द जो कि इनर फ्लूइड है, जहाँ पर एनर्जी जो है वो प्रोडक्शन, एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो हो रही होती है। तो ये मैट्रिक्स आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का कहता है कि अपना डीएनए एंड अपना राइबोसोम होता है। अब ज़रा ये सुने कि सबसे हैरानकुन बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए। ठीक है, दिस इज़ वेरी शॉकिंग कि डीएनए का जो है ऑर्गेनेलिस का अपना डीएनए कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने क्लियरली जब न्यूक्लियस वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि जो डीएनए होता है ना वो मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब दिस इज़ वेरी शॉकिंग न्यूज़ कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए हो सकता है, क्योंकि डीएनए की जो राइट प्लेस है वो क्या है, दैट इज़ द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल सारा मौजूद होगा। लेकिन क्या माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए हो सकता है? जी हाँ, यहाँ पर हमें देखने को मिल गया कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही अपना अलग डीएनए होता है। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए जिन दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो यही है, एक डीएनए है एंड एक राइबोसोम है। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब अपना डीएनए मौजूद होगा एंड जब इसके पास अपना राइबोसोम मौजूद होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो अपना डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, अपना डीएनए मौजूद होता है एंड इसके पास अपने राइबोसोम। ये जो आपको लोगों को छोटे छोटे सर्कल में नजर आ रहे हैं, कलरफुल जो है ये सर्कल नजर आ रहे हैं, ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज द राइबोसोम। ठीक है, तो जब इसके पास अपना डीएनए होगा एंड अपने राइबोसोम होंगे तो ये प्रोटीन भी खुद से बना सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये धागे टाइप जो चीज़ है, ये किस चीज़ को स्टैंड करिए, दैट इज द डीएनए। एंड ये जो डॉट नजर आ रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, जब ये क्रिस्टी के अंदर ही मौजूद होते हैं, ये जो फ्लूइड लाइक चीज़ है इसके अंदर ही मौजूद होते हैं, एंड ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। फिर है उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देन द टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम। और अब ये है साइंसी सबूत के आपके जिस्म के जो राइबोसोम होते हैं ना वो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कहलाते हैं, क्योंकि हम यूकैरियोटिक हैं, हम इंसान हैं, हम क्या हैं, हम यूकैरियोटिक हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर जो राइबोसोम होंगे वो क्या होंगे, यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, बट हेयर इज द मेन पॉइंट कि जो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स होते हैं ना उनके साथ ये ज्यादा मैचिंग दिखाते हैं। प्रोकैरियोट क्या होता है, जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है, ये इसीलिए कहा जाता है कि ये वो कदीम या पुराने जानवर हैं प्रोकैरियोट, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो वाले राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया जैसे जानवरों के अंदर पाए जाते थे। ठीक है, और हमारे जिस्म के अंदर वो नहीं पाए जाते। दैट इज द बिगेस्ट प्रूफ कि कभी जो है वो बहुत पुराने ज़माने में माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग आज़ाद बैक्टीरिया की शक्ल में मौजूद था,
फिर इसने बहुत बड़े सेल के अंदर रहना शुरू कर दिया और आहिस्ता-आहिस्ता इसका हिस्सा बन गया। ये वाली लाइन इस चीज़ को प्रूव करती है, ये जिसमें कहा जा रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम है ना, वो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम से ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस रखता है, ज़्यादा उससे मिलता-जुलता है एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हमने ये सीखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस है, जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, ठीक है? फिर हम लोगों ने ये देखा कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये खुराक की ब्रेक डाउन करता है, उसे एनर्जी को बनाता है एटीपी की फॉर्म में। फिर हमने ये देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनेड होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, लेकिन जो इनर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ फोल्ड्स बनाती है। फोल्ड्स क्यों बनाती है? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया को ज़्यादा किया जा सके, एंड इन्हीं फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि इसके अंदर एक फ्लूइड वाटर लाइक मटेरियल मौजूद होता है, जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है, एंड इसी मैट्रिक्स के अंदर जो है वो डीएनए एंड राइबोसोम मौजूद होता है, और इसकी वजह से ये अपने प्रोटीन को खुद बना सकता है। फिर हमने लास्ट पर देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं। दिस इज़ प्रूव दैट कि ये मैसेज हमें ये बताता है कि ये कभी एक अलग जानवर भी हो सकता है, ठीक है? एंड यहाँ तक था हमारा टॉपिक, एंड आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हुई तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लास्टिड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।